स्वागत है। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के मूल सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इस विषय की जड़ों तक ले जाते हैं। मतलब ये समझाते हुए कि भूगोल का असल में मतलब क्या है, किसने इसकी नींव रखी और आज आज इसे कैसे समझा जाता है। जी। और देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए भूगोल का मतलब होता है स्कूल के दिन, राजधानियों के नाम रटना, पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की लंबाई। लेकिन इस चर्चा का मिशन, कह सकते हैं, इस धारणा को तोड़ना है। हम भूगोल को नक्शों से निकालकर इसे पृथ्वी और उस पर मौजूद इंसानी दुनिया के बीच के रिश्ते को समझने वाले एक विज्ञान के रूप में देखेंगे। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि दिल्ली कहाँ है। ये समझने की कोशिश करता है कि दिल्ली क्यों वहीं है जहां वो है। अच्छा। यमुना के किनारे, एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग पर, और उस जगह ने दिल्ली की किस्मत कैसे तय की। इसी क्यों में मुझे लगता है भूगोल की असली ताकत छिपी है। तो चलिए, इसी क्यों की खोज में सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है भूगोल या ज्योग्राफी, स्रोत बताते हैं कि ये ग्रीक भाषा से आया है, जियो। हाँ, जियो यानी पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन। तो इसका मतलब तो हुआ पृथ्वी का वर्णन। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर क्या वाकई इतना सरल है? सुनने में सरल है, लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी विचार छिपा है। पृथ्वी का वर्णन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ पहाड़ है और कहाँ नदी। इसका गहरा मतलब है पृथ्वी को इंसान के घर के रूप में समझना। ये एक ही कहानी के दो हिस्सों को एक साथ दिखता है। पहला, ये घर बना कैसे है, यानी इसकी दीवारें, छत, जमीन कैसी हैं, पहाड़, पठार, जलवायु। और दूसरा हिस्सा है इस घर में रहने वाले लोग, मतलब हम इंसान। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आबादी, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था। भूगोल इन दोनों के बीच का पुल है। ये इस घर और घर में रहने वालों की एक मिलीजुली कहानी है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ पृथ्वी का नहीं, बल्कि पृथ्वी पर हमारे वजूद का वर्णन है। लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि ये विचार कि पूरी पृथ्वी का वर्णन किया जा सकता है, ये सबसे पहले आया किसके दिमाग में? कौन थे वो लोग? और यहीं से हम कहानी के एक बहुत रोमांचक हिस्से में पहुंचते हैं। स्रोत हमें यूनान के कुछ कमाल के विचारकों की ओर ले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एराटोस्थेनेस का। एराटोस्थेनेस, जिन्हें भूगोल का जनक भी कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफिका, हाँ, जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये नहीं कि उन्होंने पृथ्वी को नापा, वो ये है कि आज से 2000 साल से भी पहले किसी ने ये सोचा भी कि पूरी पृथ्वी को नापा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। उस समय तक दुनिया कहानियों और मिथकों से चलती थी। एराटोस्थेनीज ने कहा, नहीं, हम इसे गणित और विज्ञान से समझ सकते हैं। उन्होंने सूरज की परछाइयों को नापकर बिना किसी सैटेलाइट या कंप्यूटर के पृथ्वी की परिधि का जो हिसाब लगाया, वो आज के मान से सिर्फ कुछ ही प्रतिशत अलग था। कमाल है। बिल्कुल। ये अटकलों से हटकर भूगोल को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने की नींव थी। और ये सोच फिर रुकी नहीं। अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने तर्कों से साबित किया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने बहुत सरल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया, जैसे दूर से आते जहाज का पहले मस्तूल क्यों दिखता है, या चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी की छाया हमेशा गोल क्यों होती है। जी, ये सब बिना किसी अंतरिक्ष यात्रा के सिर्फ तर्क और देखने पर आधारित था। और फिर इस विचार को कागज पर उतारने की कोशिश हुई। एनाक्सिमेंडर, जिन्हें दुनिया का पहला नक्शा बनाने वाला माना जाता है, और मार्टिन बेहेम, जिन्होंने पहला ग्लोब बनाया। हाँ, और टॉलमी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपने नक्शों में बंगाल की खाड़ी तक को दिखाया था। ये दिखाता है कि उनकी दुनिया सिर्फ यूनान तक सीमित नहीं थी। वे एक वैश्विक नजरिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये उस सोच की शुरुआत थी कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारे गांव या शहर तक ही नहीं है, बल्कि बहुत बहुत बड़ी है। लेकिन कहानी सिर्फ यूनान में ही नहीं लिखी जा रही थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि लगभग उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में, भारत में भी कुछ असाधारण काम हो रहा था। यहाँ आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है। और ये बात बहुत आकर्षक है। इसे आप ज्ञान का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं। अच्छा, मतलब अलग-अलग जगहों पर लोग एक ही तरह के बड़े सवालों से जूझ रहे थे। बिल्कुल। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में सिर्फ ये नहीं कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जो उस समय के लिए खुद एक बहुत बड़ी बात थी,
बल्कि उन्होंने भी पृथ्वी की परिधि का जो माप दिया वो आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। तो ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर ज्ञान की कोई लंबी परंपरा रही होगी। बिल्कुल, ये भारतीय खगोल विज्ञान और गणित की हजारों साल पुरानी उन्नत परंपरा को दिखाता है। ये अचानक नहीं हुआ। स्रोत वराह मिहिर जैसे विद्वानों का भी जिक्र करते हैं। और अगर हम और पीछे जाएं तो ऋग्वेद तक में हमें तारों, नक्षत्रों और 5 ऋतुओं के चक्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। और ये सब क्या है? ये अपने पर्यावरण के पैटर्न को समझना ही तो है। हाँ, और यही तो भूगोल की आत्मा है, अपने आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके को समझना। तो ये तो हुई नींव की बात। वो लोग जिन्होंने पहली बार दुनिया को एक नजर से देखने की कोशिश की, लेकिन आज वो एक अकेली नजर हजारों अलग अलग लेंस में बट चुकी है। आज का भूगोल उस एक बड़े सवाल को कई छोटे स्पेशलाइज्ड सवालों में तोड़कर देखता है। हाँ, आज भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है जिसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को समझता है, और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम इंसानों की कहानी को समझता है। चलिए भौतिक भूगोल की कुछ शाखाओं को समझते हैं। सबसे पहले है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसका काम क्या है? इससे आप पृथ्वी के चेहरे पर लिखी कहानी को पढ़ना कह सकते हैं। ये बताता है कि कोई जमीन वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है। मिसाल के तौर पर यह समझाता है कि अरावली की पहाड़ियां आज घिसी पीटी और नीची क्यों हैं, जबकि हिमालय लगातार ऊंचा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो भू आकृति विज्ञान बताता है कि एक पहाड़ी पर करोड़ों साल का अपर्दन मतलब हवा पानी की मार हावी है, तो दूसरी आज भी टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर की वजह से जवान हो रही है। यह हमें पृथ्वी के समय का पैमाना दिखाता है, जो इंसानी समय से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वाओ, मतलब ये पृथ्वी की आत्मकथा लिखने जैसा है। अगली शाखा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। ये तो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ आज के मौसम की बात नहीं करता, ये लंबे समय के पैटर्न को समझता है। ये बताता है कि क्यों दुनिया के एक हिस्से में सहारा जैसा रेगिस्तान ने और दूसरे हिस्से में अमेज़न जैसा वर्षावन। ये वायुमंडल, तापमान, हवा, बारिश, इन सब के जटिल सिस्टम का अध्ययन है। और यही सिस्टम तय करता है कि किसी जगह पर कैसी वनस्पति होगी, कैसे जानवर होंगे और इंसान कैसे रहे। बिल्कुल। और जहाँ जलवायु की बात आती है वहाँ पानी की बात तो आएगी ही। बिल्कुल। तो अगली शाखा है जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी। बिल्कुल, ये पृथ्वी के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को समझने जैसा है। ये महासागरों, नदियों, झीलों, ग्लेशियरों और यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी मतलब ग्राउंड वाटर के चक्र का अध्ययन करता है। और ये बाकी शाखाओं से गहराई से जुड़ा है। कैसे? देखिए, जलवायु तय करती है कि बारिश कहाँ और कितनी होगी, और वही बारिश नदियों को जन्म देती है, और नदियां लाखों साल में घाटियां और मैदान बनाकर जमीन का चेहरा बदल देती हैं, जो कि भू आकृति विज्ञान का क्षेत्र है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के शरीर का अध्ययन है तो भूगर्भ शास्त्र उसके इंजन रूम को समझता है। इंजन रूम मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मैंटल, कोर और चट्टानों का अध्ययन। ये बताता है कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। ये उन शक्तियों का विज्ञान है जो सतह पर होने वाले हर बदलाव की असली वजह है। तो ये सभी शाखाएं मिलकर पृथ्वी के भौतिक स्वरूप मतलब मंच को तैयार करती हैं। लेकिन इस मंच पर एक नाटक भी तो चल रहा है, इंसानों का। हाँ। और यहीं पर मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। और ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मानव भूगोल इस बात का अध्ययन है कि हम इंसान इस मंच के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ आबादी का अध्ययन नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि शहर वहीं क्यों बसते हैं जहां वे हैं, सड़कें और रेलवे लाइनें खास रास्तों से ही क्यों गुजरती हैं। मतलब कुछ इलाकों में खेती क्यों होती है और कुछ में उद्योग क्यों लगते हैं। हमारी भाषाएं, धर्म, ये सब। जी, ये सब हमारे भूगोल से कैसे प्रभावित होते हैं। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ये मंच और नाटक वाला विचार बहुत दिलचस्प है। जरूर। सोचिए गंगा का मैदान, ये एक उपजाऊ जमीन और पानी का स्रोत देता है। ये भौतिक भूगोल है। मंच तैयार हो गया। हाँ, और इसी वजह से यहाँ हजारों सालों से घनी आबादी, बड़े शहर और शक्तिशाली साम्राज्य बसे। ये है मानव भूगोल। भूगोल ने मंच तैयार किया और इंसानी कहानी उस पर खेली गई। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि नाटक के कलाकार यानी हम इंसान खुद मंच को ही बदल रहे हैं। यही आज के भूगोल का सबसे बड़ा सवाल है।
पहले मंच नाटक को प्रभावित करता था, अब नाटक यानी हमारी गतिविधियां मंच को बदल रही हैं। बड़े बड़े शहर बनाना, नदियों का रुख मोड़ना, जंगलों को काटना, ये सब मानव भूगोल का ही अध्ययन है जो अब भौतिक भूगोल को सीधे सीधे बदल रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने भूगोल के सही अर्थ को समझा। ये सिर्फ क्या और कहाँ नहीं बल्कि क्यों का विज्ञान है। हमने इसके यूनानी और भारतीय संस्थापकों के उस क्रांतिकारी विचार को जाना जिन्होंने दुनिया को एक समझने लायक सिस्टम के तौर पर देखा। और हमने देखा कि कैसे आज ये विषय कई शाखाओं में बंटकर हमारे ग्रह का एक 360 डिग्री अध्ययन करता है, पृथ्वी के अंदर की आग से लेकर वायुमंडल की हवाओं तक और उस पर बसने वाली इंसानी दुनिया की जटिल कहानी तक। ये तो साफ है कि भूगोल सिर्फ कुछ तथ्य याद करना नहीं है, कि दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक नजरिया है जो हमें हर चीज में पैटर्न और कनेक्शन देखने में मदद करता है। बिल्कुल, यह हमें बताता है कि दुनिया अलग अलग टुकड़ों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक जीता जागता आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक जगह का प्रदूषण हजारों मील दूर असर डाल सकता है, एक जगह की राजनीतिक अस्थिरता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। ये समझ ही भूगोल का असली सार है। ये वाकई दुनिया को देखने का एक शक्तिशाली तरीका है। और यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोतों में हमने पढ़ा कि मानव भूगोल पर्यावरण पर इंसानी गतिविधियों के असर का अध्ययन है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इंसानी गतिविधियां अब सिर्फ असर नहीं डाल रही, बल्कि खुद एक भूवैज्ञानिक शक्ति, मतलब अ जियोलॉजिकल फोर्स बन गई हैं। भूवैज्ञानिक शक्ति? हाँ, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक का प्रदूषण, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, ये सब पृथ्वी को इस तरह बदल रहे हैं जैसे पहले सिर्फ ज्वालामुखी या उल्का पिंड करते थे। कुछ वैज्ञानिक तो आज के युग को एंथ्रोपोसीन यानी कि मानव युग कहने लगे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा भूगोल बना रहे हैं जिससे भविष्य की पीढ़ियां एक प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानव निर्मित घटना के रूप में पढ़ेंगी?